नमस्कार। संदीप राज सच विभाग के कार्यक्रम शहर की शख्सियत में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो मेरे साथ शख्सियत इस कार्यक्रम में बैठे हैं उनका नाम है अजय शर्मा। गरुड़ कमांडो रहे हैं एयरफोर्स में और श्रीलंका का जो ऑपरेशन पवन था उसके भी ये हिस्सा रहे हैं। इनकी जो खासियत है वो ये है कि स्काई डाइविंग करते हैं और एक बढ़िया और मज़ेदार बात यह है कि ये और इनकी बेटी ये इकलौते भारत के स्काई डाइविंग बाप बेटे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं अजय शर्मा जी से। स्वागत है शर्मा जी आपका हमारे कार्यक्रम शहर की शख्सियत में। नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपने इस कार्यक्रम में बुलाया और मैं दिल से आपका आभारी हूँ। शर्मा जी, आप जो है कमांडो रहे हैं, गरुड़ कमांडो, तो हमें थोड़ा सा आप ये बताएं कि जो ये एयरफोर्स में गरुड़ कमांडो होते हैं, इनका कार्य का क्या होता है और किस तरीके की जोखिम और चुनौतियां आपके सामने हैं? देखिए, मैं बहुत ब्रीफ में बताता हूँ कि जब मैं सन 88 में सेना में जब भारतीय सेना में जब ज्वाइन किया तो सन 2000 तक भारतीय नेवी और भारतीय थल सेना के पास अपनी अपनी स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी थी। नेवी वाले को मार्कोज बोलते हैं और पैरा कमांडोज आर्मी वाले को बोलते हैं, और एयरफोर्स अपने आप को कोई ऐसी टुकड़ी नहीं थी। तो उस समय तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि वायुसेना की अपनी एक टुकड़ी होनी चाहिए। तो 2000 में उन्होंने इसकी शुरुआत की और 2002 में उन्होंने पहली इसकी यूनिट फॉर्म की, और जिसको नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने शूट किया था द बिगिनिंग ऑफ गरुड़ का उसमें। और बेसिकली मेरा इसमें टेनवर बहुत कम रहा, और मिला जुला के ये देखा जाए तो तीनों जो सेनाएं जो हैं उनके जो स्पेशल यूनिट्स हैं उन सब का रोल कंबाइंड होता है और लगभग सिमिलर टाइप का होता है। ये होता है कि कोई जल में वार करने में बहुत ज़्यादा सटीक होता है, कोई थल पे वार करने में बहुत सटीक होता है, और कुछ वायु में के द्वारा और एयरबोर्न टुकड़ी होती है उसमें वार करने में ज़्यादा सटीक होता है। किस तरीके की चुनौतियां होती हैं और जोखिम किस तरीके का? जोखिम तो है सुप्रीम सेक्रीफाइस। आप देखेंगे तो जो एसएफ की जो बैच होती है उसमें लिखा हुआ रहता है बलिदान, वो सबसे बड़ा जोखिम वही है। जोखिम नहीं है, इसे आप किस्मत कर सकते हैं जो इसमें आता है। देखिए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, खास करके आप तीनों फोर्सेस के जो सिपाही से लेके अधिकारी तक सभी सम्मानीय होते हैं, क्योंकि आप होते हैं तो देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपने आप को जो है एकजुट महसूस करता है। आप ताकत हैं कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो निगेटिविटी भी लाती हैं। तो इसका क्या कारण होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि योगा जो है आज उसको दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, और स्पेशल फोर्सेस में शारीरिक से ज़्यादा उनको साइकोलॉजिकली और मेंटली फिट किया जाता है। आप ये ज़रूरी नहीं कि कमांडो होने के लिए या स्पेशल फोर्स की टुकड़ी होने के लिए आप बहुत लंबे चौड़े और बहुत बाहुबली टाइप के दिखें। नहीं, आपकी मानसिक क्षमता अव्वल दर्जे की होनी चाहिए, आपका जो रिएक्शन होना चाहिए वो बहुत अव्वल दर्जे का होना चाहिए, परिस्थिति को भांप करके उसका रिएक्शन देना बहुत अव्वल दर्जे का होना चाहिए, बस। और शारीरिक क्षमता आपके साथ रहेगी। आपने स्काई डाइविंग 1993 में पहली बार, तो उस वक्त स्काई डाइविंग किस परिस्थिति में आपको करना पड़ा था और आप उस वक्त फोर्स में रहे होंगे जब आपने स्काई डाइविंग की? देखिए, 1913 पहला तजुर्बा कैसा रहा? देखिए, आपने कोई आदमी सच नहीं बोलता है, लेकिन मैं आपके सामने सच बताता हूँ कि जो पहला तजुर्बा होता है 14,000 फीट से जब ऊपर से जब नीचे की ज़मीन देखी जाती है तो आपस में ऐसा लगता है कि पता नहीं आगे क्या होने जा रहा है, पैराशूट खुलेगा कि पैराशूट नहीं खुलेगा, क्या मैं सकुशल लैंड कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फ़ौज की जो 1 महीने की ग्राउंड ट्रेनिंग होती है उन सब परिस्थितियों को भी निपटने के लिए इतना मानसिक रूप से तैयार कर देती है। इंस्ट्रक्टर के एक आदेश पे, गो के आदेश पे जवान छलांग लगा देता है जहाज पे। देखा गुरु, 14,000 फीट, भैया एयरफोर्स वाले हैं, मजबूत जिगरा, दिमाग और एक जुनून, एक जज्बा होता है। आम आदमी कह दे ना तू छते पर से कूदे, मौके ब्लड प्रेशर आ जाए, रक्त में हार्ट अटैक हो जाए। गुरु, 14,000 फीट तो बहुत ऊंचे होता है। खैर, भैया ने सही बताया कि डर तो लगता है, लेकिन एक आदेश
एक जो जज्बा होता है उसको पूरा करने के लिए। अब आप लगातार स्काई डाइविंग कर रहे हैं, आप जो है तकरीबन 800 जंप्स कर चुके हैं, 100 लोगों को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो ये अब जो लाइफ है एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद स्काई डाइविंग का, तो इसका क्या आपको? बहुत सटीक प्रश्न पूछा आपने संदीप जी। ऐसा है, जब मैं मिलिट्री में था तो ये मेरा प्रोफेशन था, बाय प्रोफेशन में स्काई डाइवर था। लेकिन मिलिट्री में रहने के रिटर्न निकलने के बाद स्पोर्ट्स पैराशूटिंग, स्काई डाइविंग को हम मिलिट्री पैराशूटिंग को हम स्पोर्ट्स पैराशूटिंग की तरफ अगर ध्यान आपका हम बांटें तो स्पोर्ट्स पैराशूटिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें कि पूरी दुनिया के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पूरा यूरोप का इस पैराशूटिंग पे कब्जा है। यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन जो है दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जो सारे स्काई डाइवर्स को अपने अम्ब्रेला के तहत रखती है, और इसी को देखते, और एक बहुत बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। आप देख लीजिए, अगर आज की डेट में आप स्काई डाइव दुबई देख लीजिए तो दुबई के 90% कस्टमर भारतीय हैं, और अगर आज भारतीय दुबई जाना छोड़ दें तो मैं बोलता हूं कि दुबई बंद हो जाएगा। इतने बड़े बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आई है। मेरे को लगता है कि बहुत जल्द भारत में भी शुरू होने लगेगा, और जब ये भारत में शुरू होगा तो वास्तव में बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज़ होगी भारत में। बहुत वाकई आप सही कह रहे हैं कि चीज़ें अब लोगों में भी बहुत सारी चीज़ों की इच्छा जागृत होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम अपने देश में नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जब बाहर जाते हैं तो हम उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको करते हैं, काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। गुरु सिनेमा देखे है, अब ऐसे तो साक्षात देखे ना है, शर्मो जी का हम ना देखे है, साक्षात अवसर ना है प्राप्त भर कई बार बुलाएं। सिनेमा में देखे कबो कबो स्काई डाइविंग करते हैं और पेड़े में अटक जाते हैं, उस स्थिति में क्या करें? देखिए, विपरीत परिस्थितियों में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हर एक का एक प्रोसीजर होता है कि अगर आप पेड़ पर लटक गए तो आपको क्या करना है, पानी में गिर गए तो क्या करना है, बिजली के खंभे पर लटक गए तो क्या हो गया करना है, ताड़ के पेड़ पर लटक गए तो क्या करना है। तो हर एक का एक अलग अलग ड्रिल है, उस ड्रिल को फॉलो करते हैं और फिर सेफली लैंडिंग करते हैं। अब आपने जो कहा कि ताड़ के पेड़ पे, आम और जामुन इस पेड़ पे तो अटक गए, तो मान लीजिए एक आदमी उतारा, खोला, उतर के चलाया, तड़वा पटक गए तो क्या करे? तड़वा के पता चला आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाली कहावत चरितार्थ हो जा रही है। ऐसी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छी हम लोगों के साथ एक घटना घटी थी। फतेहपुर सीकरी पे नाइट जंप था, और रनवे के किनारे आप रात में देखोगे कि दोनों तरफ लाइट बत्तियां जलती है, और फतेहपुर नाइट जंप था, 32,000 फीट से जंप था, हाई अल्टीट्यूड हाई ओपनिंग उस जंप का नाम था। और आगरा से एयरफोर्स से ठीक पहले एक बारात जा रही थी जिसमें लाइट वाले, लंबी किसी बाबू साहब की बारात रही होगी, जिसमें करीब 200 लाइट वाले माथे पर लाइट लगा के जा रहे थे सड़क के किनारे और बीच में सड़क। चूँकि उस समय हम लोग को देखा तो कंपास के ऊपर भी हमें डाउट हो गया कि लगा कि हम लोग रनवे पे आ गए हैं, हमारा लैंडिंग एरिया हुआ, और एक करके 40 आदमी हम लोग बिन बुलाए बाराती की तरह उनके जलमासा में जाके लैंड कर गए। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती है। तो गुरु उनका सबका लागू है, आसमान से जौन बात है कि वो चुराइल गिर पड़ी का। ये मजेदार घटना थी हमारी जिंदगी। ये चीज जो है वाकई मजेदार थी, आपके लिए मजेदार थी, उनके लिए जो है डरावनी थी कि एक तो ये अचानक से क्या हो गया, कौन हमला कर दिया। खैर चीजें होती हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे जब भैया आप USAPA के आप लाइफ टाइम मेंबर हैं, वो लोग क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, या फिर आप उनके द्वारा अपने देश में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ला सकते हैं? हाँ, देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन आज की डेट में स्पोर्ट्स पैराशूटिंग का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और पूरे विश्व के जितने भी स्काई डाइवर हैं वो इससे एसोसिएटेड रहते हैं। और ये स्काई डाइवर की कैपेबिलिटी के ऊपर में डिफरेंट टाइप ऑफ रेटिंग्स देती है, लाइसेंस देती है, A लाइसेंस, B लाइसेंस, C लाइसेंस, इंस्ट्रक्टर लाइसेंस, ये सब देती है, जो कि पूरे विश्व में मान्य है और भारत में भी मान्य है। तो ये लाइसेंस लेने के बाद ही अगर हम चाहें कि आज हम संगम में जंप करना चाहते हैं तो मैं पायलट को अपना लाइसेंस दिखा के मैं जंप कर सकता हूँ। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और भारत में इसका प्रतिनिधित्व एरो क्लब ऑफ इंडिया करती है। आप उसके भी मेंबर हैं? उसके भी मेंबर हैं। अब बात कर लेते हैं बिटिया की। तो ये अचानक से आपको कहाँ से ये दिमाग में आ गया कि बेटी को भी जो है इस फील्ड में लाते हैं, उसको भी ट्रेन करते हैं? स्वाभाविक आप ही ने ट्रेन किया होगा उसको। बहुत अच्छी बात कही आपने।
जब वो छोटी थी, 3 साल 4 साल की थी, तो हम लोग जब कैंप्स में जाते थे, ट्रेनिंग में जाते थे, जंप करते थे, इसको मैं साथ में लेके जाता था। ये नीचे रहती थी, हम लोग जहाज़ से कूदते थे और ये देखती थी। तो उसको ये कह सकते हैं कि मेरे को देखते देखते इसके मन में आई, और जब ये 10 साल की थी तब इसके लिए मैंने एक स्पेशल हार्नेस जर्मनी से बनवाया, और 10 साल की उम्र में इसको मैंने जंप कराया। सबसे पहला जंप इसने मात्र 10 साल की उम्र में किया था, वो प्रयागराज में ही होने वाला था। मेरा दुर्भाग्य है कि उस समय मुकेश मेश्राम साहब यहाँ पे कमिश्नर थे, उनका तबादला हो गया, लाल फीताशाही में ये चीज़ें अटक गई, नहीं हो पाई। ये सूचना मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिली कि कुछ आदमी ऐसा करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए हमें मध्य प्रदेश बुलाया और ढाना में चाइल्ड एविएशन एकेडमी में ये काम उन्होंने करा दिया। बेटी के साथ भी आप कितने जंप कर चुके हैं और मैक्सिमम हाइट क्या रही है? 30 से 40 जंप साथ में किए हैं, और हम भारत के पहले पिता पुत्री हैं जो प्रोफेशनल स्काई डाइवर हैं, दोनों लाइसेंस होल्डर हैं। 30 से 35 जंप हम दोनों के साथ में हैं। इंटरव्यू कोई हो और सवाल राजनीति पे ना हो तो मज़ा नहीं आता। लागत है जैसे दाल तो बड़ी जोरदार बन गई, तरकारी बड़ी जोरदार बन गई, नमक ही डारा भुला गया मम्मा नहीं। आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, ये तजुर्बा, गरुण कमांडो, स्काई डाइवर, ट्रेनर, एक परफेक्ट मैन, नेता वाला जो ने मैं एक छौंका लाग ई वाला का रहा। देखिए, नेता वाला छौंका नहीं है, इसको मैं ये बताता हूँ। मैं चुनाव इसलिए लड़ा कि बीच में एक जो अपना सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इसमें हमारे विंग कमांडर अभिनंदन का ये हुआ था। आप देखेंगे मेरी मूछें भी थोड़ी सी उनसे मिलती जुलती है। बहुत ज़्यादा। तो हर एक कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसका हाइप लेना शुरू किया कि भाई अभिनंदन ये है, ऐसा है, फौजी ये है, वो है। फौज का राजनीतिकरण करना शुरू किया। तो उसको टक्कर देने के लिए मैंने कहा कि भाई मैं तो असली फौजी हूँ, मैं ही चुनाव लड़ता हूँ, चलो मैं ही कुछ बदलाव करने की कोशिश करता हूँ। इसको देखते हुए मैंने सकारात्मक विपक्ष की राजनीति के मुद्दे से मुझको पता था कि मैं नहीं जीतूंगा। ये पहला, जबकि मैं फौज में जहाँ भी जाता था मैं जीतने के लिए जाता था, लेकिन चुनाव लड़ा, मेरे को पता था कि जनता मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी होंगी। 60, 70, 75 साल की मानसिकता को मैं इतनी जल्दी नहीं बदल सकता हूँ। इसलिए एक फौजी होने के नाते मैंने अपना धर्म निभाया और मैं चुनाव में कूद गया और अच्छी वोट मिली। आपको बताता हूँ, मैं चौथे नंबर पे था। ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि राजनीति जो है वो उन्हीं लोगों के लिए सही है जो इसके मगरमच्छ हो चुके हैं। मगरमच्छ नहीं, घड़ियाल बड़का वाला ना। तो उन्हीं जब लड़ाई करिए चुनाव। खैर, भविष्य में अगर फिर आपको चुनाव लड़ने का अवसर मिला तो क्या? पक्का मैं चुनाव पक्का लड़ूंगा मैं। पक्का चुनाव। राजनीतिक माहौल जो मौजूदा है या इसके पहले या इसके बाद, इससे आपका कैसा क्या? देखिए, आज का राजनीतिक माहौल तो केवल संख्या पे निर्भर है। सत्ता विमुख राजनीति कोई करना नहीं चाहता है। आज की तारीख में जो भी राजनीति करता है वो सत्ता के लिए करता है, जो कि इस लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। इसलिए सत्ता विमुख राजनीति होनी कुर्सी खातिर सब तो लड़ते हैं। खैर, ये थे हमारे अजय शर्मा जी, जिनसे हमने बात की। बहुत सारी चीजें हमको फोर्सेस के बारे में पता चली, स्काई डाइविंग के बारे में पता चली, राजनीति के बारे में आपने सुना ही। कुल मिला के इनका ये कहना है कि राजनीति जो है वो सत्ता के लिए ही आदमी करता। कोई ये चाहता कि माने तो स्वाभाविक है, क्यों ना चाहे कुर्सी खसक जाए और नेता का बना रहा है, नेतागिरी करवे आदमी ही करे तो कुर्सी मिली रहा है। जे का नाम मिले देखा सोशल मीडिया पे, टीवी में देखा, बौखलान ना रहते हरी बारी बोला ना। खैर, ये थे हमारे साथ अजय जी, जिनसे बात करके अच्छा लगा। अगली बार फिर किसी एक शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।